Hello everyone, myself Miss Poonam and I welcome you all to the Mathstan Official. So आज हम लोग फिज़िक्स की बहुत ही सुंदर रिवोल्यूशनरी और एक एलिगेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सोचो कि अभी तक जहाँ तक हम लोग अभी तक गैसेस के बारे में जान पाए हैं फ्रॉम द क्लासिकल वे, ऐसे समझ पाए कि गैसेस क्या है. कि अगर लेबोरेटरी में गैसेस के साथ हम लोग काम करें तो हम लोग बोलते हैं कि अगर एक कंटेनर ले ले और उस पर एक पिस्टन लगा दे. अगर एक कंटेनर ले ले और उस पर अगर एक पिस्टन लगा दे तो कंसिडर करते हैं क्लासिकली कि यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. जब ये पिस्टन अपना, जैसे यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम V है, यहाँ पे इनके अंदर एक प्रेशर P है और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर T डिफाइन किया गया है. और जब हम लोग इस पिस्टन को नीचे दबाएंगे यानी वॉल्यूम को अगर कम करेंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कम एरिया में ज़्यादा रहेंगे, यानी इनके बीच का जो प्रेशर है वो बढ़ता गया. सो इससे हम लोग ने डिफाइन किया कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और हम लोग ने उसको नाम दिया कि ये है बॉयल्स लॉ. ये है बॉयल्स लॉ. और इस तरीके के हम लोग ने और एक रिलेशन बताया देख के कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज़ अ चार्ल्स लॉ. और इन सब को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं. जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मैकेनिकल गेज यूज़ कर सकते हैं. टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर हम लोग थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं. वेरी गुड. और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्केल्ड कंटेनर्स या ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे जिसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा कंटेनर कितने वॉल्यूम का है. अगर आप लोग को याद हो तो मुझे जब याद आ रहा है, मेरे बीएससी के टाइम हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिकल्स करते थे लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे छोटे छोटे फ्लास्क होते थे और उस फ्लास्क पे कैलिबर किया होता था कि यहाँ से 0 है, यहाँ से 30 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, ऐसा कुछ लिखा होता था. और बहुत सारे फ्लास्क को अपना अपना नाम था, जैसे कोनिकल फ्लास्क, जैसे मेजरिंग सिलेंडर और बाकी सब चीज़ें. बट ये सब समझते समझते जब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लोगों ने स्टडी किया अबाउट द चार्ल्स लॉ, अबाउट द बॉयल्स लॉ, और यहाँ पे डिफाइन करते करते इन्होंने लॉ भी दिया, दैट इज़ आइडियल गैस लॉ. अभी आइडियल गैस लॉ विच इज़ अ PV इज इक्वल टू nRT, where P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, R is the universal gas constant. It is the universal gas constant, and N is the mole of the gas. कितनी मोल गैस प्रेजेंट है. सो एक ऐसा एक इक्वेशंस भी दिया. और ये सारा कुछ हमने न्यूटन के जो लॉस है उनको यूज़ करके, दैट इज क्लासिकल वे में हम लोग को उसको बोला जाता है, मेनली द क्लासिकल वे में हम लोग ने उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट किया था. तो पर ये सब प्रेजेंट करते करते हुए जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और बाकी सब चीज़ें, ये करते हुए हम लोग ने ये सोचा क्या कि ये हुआ कैसे, वाई दिस हैपेंड, और ये होने के पीछे अंदर क्या हो रहा होगा. अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है. पहले इसे कंसिडर किया जाता था कि गैस मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में नहीं है, एक कांस्टेंट फ्लूइड के फॉर्मेट में है. पर जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई तब कुछ अलग ही पिक्चर समझ में आई. जब क्वेश्चन किया गया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं वो दिखने के पीछे क्या कोई छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, ये जो चीज़ें हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और बाकी सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो निकाल पा रहे हैं, उसके पीछे क्या बड़ी ही चीज़ें हैं या बड़ी चीज़ों के पीछे कुछ छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग पकड़ पा नहीं रहे हैं. तो yes, there are
प्लेंटी ऑफ स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस हैपनिंग बिहाइंड दिस, और इसका जो एक्चुअल फिनोमिनाज है, जैसे टेम्परेचर क्या करता है, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे बिहेव करती है वैसे क्यों कर रही है, वाई डज अ गैस एक्सर्ट अ कंटिन्यूअस फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आप इजीली गैस की प्रॉपर्टीज बोलते हुए बोलते हो कि गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स अ कंटिन्यूअस फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये सब कहते हो। तो इसके पीछे कभी आपने क्वेश्चन किया है क्यों? हाँ, ये क्वेश्चन भी आया, किन्होंने किया, बोल्ट्जमैन थे, चार्ल्स थे, बॉयल्स थे, इन सारों ने मिलके कुछ एक ये PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन दिया। बट इसके पीछे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया अभी वो भी आए। तो फिर 18th सेंचुरी हो गई और ये होते होते बस हमने थर्मोडायनामिक्स सीखा और थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस को भी यूज किया, जैसे कैरनोट इंजन, तो इंजन्स भी बनने लगे बहुत सारे। बट साथ ही में 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ऐसा पता चला कुछ 3 और साइंटिस्ट आए, दैट इज ग्लॉशियल, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। इन्होंने एक अलग ही चीज़ बताने की कोशिश की और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लेवल पे सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि आज उसके एप्लीकेशंस हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। पहले कंसिडर किया जाता था कि गैस एक कंटिन्यूस फ्लूइड है, बट रैदर बाद में जब इन्होंने ये जो नए 19th सेंचुरी में 3 बोल्ट्जमैन वगैरह ये सारे लोग आए, तो इन्होंने कहा कि गैस एक असेंबली है। गैस एक क्या है? असेंबली है। गैस एक क्या है? असेंबली है ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स मूविंग इन अ प्योर, एक अलग ही केओटिक डायरेक्शन में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में विथ अ रैंडमनेस मूव कर रहे हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल आपको दिख सकते हैं क्या? नहीं, बट फील तो होते हैं। बट यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स है, और ये ट्रिलियंस ऑफ गैस पार्टिकल्स एक जगह पे आके कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स होगा वो देखना और सुनना और डिराइव करना एक अलग ही मज़ा होगा कि इतने सारे छोटे छोटे डिस्क्रीट जो भी पार्टिकल्स है जो रैंडमली कहीं भी, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, इस तरीके से इस एक कंटेनर में अवेलेबल है, और इनके वजह से इन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से, इन ट्रिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के वजह से जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन पे क्या चेंजेस आएंगे और वो किस तरीके से आ सकते हैं, इनका रिलेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यही हम इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी थ्योरी डिफाइन करने से पहले उसके लिए कुछ एक बेस कंसिडर किया जाए। जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ गिवन डेटा दिया जाता है ना, कि कुछ एक डेटा दिया जाता है, उसको यूज़ करके आप ये चीज़ निकालो। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक नई थ्योरी बना रहे हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स भी हम लोग कंसिडर करेंगे, सो दैट अपना जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इजीली डिटेक्ट हो। तो सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। लाइक समझ आ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स, अगर ये कंटेनर है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स है, आप देख पा रहे हो हर मॉलिक्यूल का अपना एक डायरेक्शन है, अपना एक वाइब्रेशन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, वो मॉलिक्यूल
वाइब्रेट भी कर सकता है और दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या रिपेल भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा गैस मॉलिक्यूल्स वाला जो सीन है, सिनारियो है, वो एक बहुत जटिल है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोस्टुलेट्स बना सकते हैं और इन पोस्टुलेट्स का यूज़ करके हम लोग मैक्रो और माइक्रो वर्ल्ड को किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्टुलेट 1 के बारे में लिखती हूँ। सबसे पहला पोस्टुलेट 1, अ गैस कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। A gas particles consist of extremely large number of particles, बहुत सारे large number of particles which are identical, वो एक दूसरे के कैसे है, समांतर, एक दूसरे के जैसे है। आप जैसा एक ए मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें अगर ये ए है और ये बी है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कुछ अलग है, नहीं, ऑल आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल, सब एक दूसरे के जैसे ही है, इसमें आप कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करोगे। और अगर एक मोल गैस ले, 1 मोल ऑफ गैस अगर कंसिडर करें, इसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। सो अगर इस नंबर को अगर आप याद कर रहे हो कि ये कहीं देखा सा है, यानी यस, दिस इज द एवोगाड्रोस नंबर कि एक मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे। तो अभी देखिए कि अगर एक मोल गैस की स्टडी करना है हम लोगों को, तो हम लोग को एक मोल गैस में 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और हम लोग को 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में स्टडी करना है। तो टीडियस टास्क नहीं कि एक मॉलिक्यूल को लूँ और उसकी ट्रैजेक्टरी, वो कहाँ जा रहा है, कैसे कह रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, उसको समझूँ और बताऊँ, फिर दूसरा पकड़ूँ, दूसरा तब तक कहाँ और चला जाएगा, उसकी ट्रैजेक्टरी डिटेक्ट कर पाऊँगी क्या, नहीं। तो एक को पकड़ के स्टडी करने से बेहतर है कि अगर मैं क्या करूँ, ये सारे आइडेंटिकल ही है, अगर मैं एक ऐसा वे बनाऊँ कि अगर मैं एक पार्टिकल को स्टडी कर लूँ और कहूँ कि ये एक पार्टिकल इस तरीके से बिहेव करेगा, दूसरा कुछ तरीके से, तीसरा कुछ अलग तरीके से, ऐसे मैं बहुत पार्टिकल्स का इंडिविजुअली अगर ना स्टडी कर पाऊँ तो मैं इनका क्या करूँगी, स्टैटिस्टिकल एवरेज, दैट इज़ एवरेज बिहेवियर देखूँगी कि इनका क्या करूँगी, एवरेज बिहेवियर स्टडी करने का कोशिश करूँगी और इनके एवरेज बिहेवियर से बताऊँगी कि एक पार्टिकल ऐसा बिहेव करे, दूसरा पार्टिकल वैसा, तो यानी कलेक्टिवली ये कुछ इस तरीके से बिहेव करे, एवरेजली कुछ ये इस तरीके से बिहेव करे। इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज बिहेवियर को ज़्यादा फोर्स दिया है। अब देखते हैं पोस्टुलेट 2 क्या होगा। पोस्टुलेट 2 क्या होगा कि ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, दैट इज़ द गैस पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इनको हम कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट मासेस है। क्या कंसिडर करेंगे कि दिस गैस मॉलिक्यूल्स, दिस आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल्स these identical gas molecules are treated as point masses, यानी क्या कि इसका जो वॉल्यूम है that will be completely negligible to the total volume of the space। अगर एक कंटेनर कंसिडर कर रही हूँ, उसमें अगर पॉइंट मासेस है तो इस कंटेनर के मुकाबले उस पॉइंट मास का जो वॉल्यूम होगा वो ऑब्वियसली निग्लिजिबल ही होगा। तो यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल के बारे में सोच पा रही हूँ। आप कंसिडर कीजिए कि कोई एक क्रिकेट ग्राउंड है, इस तरीके का क्रिकेट ग्राउंड ऐसे ही होता है ना,
फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चेयर्स वगैरह रखे हुए होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कुछ एक कीड़े मकोड़े जो है ना वो सारे ऐसे घूम रहे अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस स्टेडियम के मुकाबले ये जो कीड़े मकोड़े वो पॉइंट मासेस ही है ना, तो इस स्टेडियम को देखेंगे या फ्लाइज को, इस स्टेडियम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये जो फ्लाइज है उसका जो वॉल्यूम है वो तो ज़ीरो ही हो गया ना, वो तो निग्लिजिबली कंसिडर हो गया। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है इनका जो वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द कंटेनर। सो हम लोग ये एक पोस्टुलेट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज वॉल्यूम इज निग्लिजिबल। थर्ड पोस्टुलेट्स देखते हैं क्या हो सकता है। गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पोस्टुलेट 3 होगा ऑब्वियसली उसके मोशन के बारे में कि गैस मॉलिक्यूल कभी रेस्ट पे जा सकते हैं कि नहीं। देयर इन कंटिन्यूअस मोशन द मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। The molecules are in continuous motion. So they can move in any direction. और इसका कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि एक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम लोग एक आर्बिट्ररीली कंसिडर करेंगे कि दैट मोशन इज आइसोट्रोपिक, कि हर डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में प्रेजेंट है उसकी मोशन जो भी है वो हर डायरेक्शन में सेम ही है। यानी इस डायरेक्शन में भी इतना ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करे, इसमें भी दैट इज द आइसोट्रोपिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और रैंडम भी है, यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते कि बस एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट जाके पीछे भी आ सक रहे हैं, स्ट्रेट जाके पीछे भी आ सक रहे हैं। सो दे एक्सपीरियंस कोलिजन ऑल्सो देयर, बट वहाँ पे कोई एक प्रेफरेबल डायरेक्शंस नहीं होगी, एक कलेक्टिव डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं दैट इज अ आइसोट्रोपिक। सो द गैस इज परफेक्टली आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा पोस्टुलेट 4 में हम लोग बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बिहेवियर है इन गैस मॉलिक्यूल्स का, वो डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाएंगे एंड वी कैन ट्रीट दिस पार्टिकल्स एज अ टाइनी रिजिड स्फीयर्स। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? टाइनी रिजिड स्फीयर्स की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे टू कैलकुलेट द फर्दर स्टफ। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ओबे करेंगे, गैस पार्टिकल्स आई वुड से, गैस पार्टिकल्स जो है वो ओबे करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। वो क्या ओबे करेंगे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ कौन सा है? दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और यू कैन से आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे कुछ आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, व्हाट इज मोमेंटम? इट इज एम वी विच इज डी टी, विच इज एम तो कांस्टेंट ही होगा किसी भी पार्टिकल के लिए, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी डी टी। इसको हम लोग मैथमेटिकली डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया पोस्टुलेट 4। अब पोस्टुलेट 5 क्या आएगा? पोस्टुलेट 5 क्या आएगा? पोस्टुलेट 5 जो रहेगा कोलिजन के बारे में, कि ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑल द collisions of gas molecule will be perfectly elastic। यानी जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल वॉल्स के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा,
no loss of kinetic energy. Whenever there is collision happens between the walls of the container or in between the particle, there will be no loss of energy. That means यहाँ पे जो पूरा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी एट कुछ भी हो जाए वो कांस्टेंट ही रहेगी. नाउ पोस्टुलेट 6 क्या है? पोस्टुलेट 6 क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, दो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस एटम्स है, पार्टिकल्स है, ये जो इनके अंदर एटम्स है यानी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वी डोंट नो अबाउट इट, जो भी है, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे. तो वी विल कंसिडर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर completely negligible except during the exact instantaneous फ्लैश कोलिजन. यानी बहुत ही ज़्यादा अगर फ्लैश कोलिजन है तब अब कंसिडर कर सकते हैं, बट ये जो पार्टिकल्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट विद वो लोग अट्रैक्ट और रिपेल एक डिस्टेंस रख के ही करेंगे. वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली स्पेस के अंदर मूव करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं करेंगे या एक दूसरे को लग के नहीं करेंगे. वो इंडिपेंडेंटली डिस्क्रीटली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होके मूव करेंगे. सो ओवरऑल अगर पोस्टुलेट देखें तो पोस्टुलेट 1 के बारे में हम लोग जब बात किए, दैट मीन्स द पोस्टुलेट 1 था गैस पार्टिकल्स के पॉपुलेशन के बारे में. पोस्टुलेट 2 में हम लोग ने बात की कि जो पॉइंट मासेस के बारे में, यानी पोस्टुलेट 2 था पॉइंट मास वाला. पोस्टुलेट 3 में हम लोग ने आइसोट्रोपिक यानी गैस पार्टिकल के मोशन के बारे में बात की, यानी यहाँ पे पोस्टुलेट 3 था रैंडम मोशन के बारे में. उसके बाद पार्टिकल पोस्टुलेट 4 में हम लोग ने बोला कि यहाँ पे हम लोग गैस पार्टिकल्स को टीनी और रिजिड स्फीयर्स के मुकाबले देख रहे हैं. दैट मीन्स जो पोस्टुलेट जो गैस पार्टिकल्स है वो फॉलो करेंगे किसको? न्यूटोनियन मैकेनिक्स को. तो ये था न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में. पोस्टुलेट 5 में हम लोग ने कोलिजन के बारे में बात की, तो ये क्या होगा? इस यहाँ पे एक छोटा सा हेडलाइन दे सकते हैं कि ये था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में. पोस्टुलेट 6 में हमने निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात की. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात की. So these are the all 6 postulates on which the kinetic theory of gases depends. ठीक है, तो नाउ अभी हम लोग ने कुछ postulates डिफाइन कर लिए. अब ये कुछ 6 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग जो आगे डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी कि मॉलिक्यूलर मोशन कैसे होगी आगे चल के. मॉलिक्यूलर जो मोशन है वो कैसे हो रही होगी और उसके वजह से क्या प्रेशर या वॉल्यूम या फोर्स, क्या प्रेशर, क्या फोर्स और क्या कुछ हो रहा है. चलो थोड़ा सा देखते हैं कि एक फिजिकल कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं विच इज़ अ प्रेशर. प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर के बारे में आप क्या पता है आपको? आप कुछ बता सकते हो तो सोच लीजिए. मैं 1 सेकंड का पॉज लेती हूँ. प्रेशर यानी अगर हिंदी में उसको कहा जाए तो इट इज़ दाब इज़ आई थिंक मराठी वर्ड, बट इट्स ओके. प्रेशर यानी आप कहते हो जैसे कि यार ज़्यादा बात मत करना, जो भी सेंसिटिव टॉपिक है उसके रिलेटेड ज़्यादा बात मत करना क्योंकि मुझे प्रेशर आता है. प्रेशर यानी क्या? बहुत सारे थॉट्स 1 सेकंड में आ रहे हैं, यार आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट हो जाता है. सिमिलरली आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो कि कोई एक कंटेनर है,
कोई एक कंटेनर है, मैंने सेम एग्जांपल अभी आपको ऊपर भी दिया है कि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे किसी प्रेशर P पे यहाँ पे एक पिस्टन है और इस पिस्टन को मैं नीचे की तरफ दबा रही हूँ, यानी यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स को इतना वॉल्यूम था पहले मूव करने के लिए रैंडमली इधर उधर, तो यहाँ पे वो वॉल्यूम कम हो गया, यानी ये इधर से ऐसे मूव करना ज़्यादा चालू हो गए। यहाँ पे कुछ एक तरीके से इतना डिस्टेंस था, वो ऐसे रैंडमली आराम आराम से गार्डन में घूम रहे थे वैसे था, पर यहाँ पे ये जो स्पेस था अभी इनको कम हो गया, यानी वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन भी है वो देखो इतना ही डिस्टेंस कवर कर पा रही है। यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया और पार्टिकल्स तो उतनी ही है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेस कम हो गया। तो दिस इज द प्रेशर, और प्रेशर कैन बी रिटन एज, यहाँ पे आप देख सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स लगा पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट प्रेशर। बट ये तो एक देख सकते हैं हम लोग, बट एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा होगा, मे बी कुछ अलग ही हो रहा होगा। तो लेट्स जस्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज हो रहा है पार्टिकल्स का इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकेंड केस, यहाँ पे पार्टिकल्स का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है। और यहाँ पे पार्टिकल ने न्यूटन का सेकेंड लॉ भी सेटिस्फाई किया है। वैसे ही थर्ड लॉ भी करेगा कि अगर इस वॉल के साथ वो पार्टिकल आके गिरा है तो ये वॉल इस पे उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ये करेगी, यानी न्यूटन के दोनों नियम यहाँ पे लागू होंगे। दैट इज सेकेंड वन, दैट इज द फोर्स इज अ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, एंड द थर्ड, एवरी object must exert equal and opposite force, must exert equal and opposite force on each other। यहाँ पे क्या है, on wall। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, पार्टिकल, तो यहाँ हम लोग पार्टिकल भी लिख सकते हैं। कंसिडर कीजिए एक, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाते हैं, क्यूबिक बॉक्स बनाते हैं। एक क्यूबिक बॉक्स बनाते हैं और इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में बना देते हैं। कहते हैं कि ये x डायरेक्शन में है, कहते हैं कि ये y डायरेक्शन में है, कहते हैं कि ये z डायरेक्शन में है। ओके, और यहाँ पे हम लोग के पास 1 मोल तो गैस लेने की ताकत नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बताया कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने से पहले हम लोग एवरेज बिहेवियर ही स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या है कि हम लोग पहले एक गैस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, एक गैस पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, और वैसे ही हम लोग और बहुत सारे पार्टिकल्स के गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनका सारा का एक इंजेम्बल बिहेवियर, एक एवरेज बिहेवियर कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही पॉइंट मास लेते हैं। क्या करेंगे, बस एक ही सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे जो भी मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन के अंदर। और ये जो रिजिड बॉक्स है, इस रिजिड बॉक्स की ये रिजिड क्यूबिक बॉक्स है, रिजिड क्यूबिक बॉक्स है। और इस क्यूबिक बॉक्स है यानी हर डायरेक्शन में इसकी लेंथ सेम है, यानी लेंथ ऑफ द बॉक्स इज L। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मास कंसिडर किया, एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर किया, बोला कि ये पॉइंट मास किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको मैं और थोड़ा L, और मैं अगर इसको और थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो मैं कंसिडर करती हूँ कि वो यहाँ कहीं है और वो इस डायरेक्शन में
मूव कर रहा है, इस प्लेन में मूव कर रहा है। तो अभी ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इस तरीके में जा रहा है। अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इस वॉल को टकराएगा और ये फिर से टकराने के बाद न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये जो वॉल है यहाँ पे एग्जैक्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डालेगी, तो ये फिर से बैक चला गया। तो यहाँ पे देखना कि ये जो पॉइंट पार्टिकल था उसका अगर वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास which is having mass m moving in x direction can be denoted as vx। अगर ये पॉजिटिव, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो vx, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस vx। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट मास का एक मोमेंटम भी बना सकते हैं कि वो इनिशियल मोमेंटम जब वो पॉजिटिव इस x डायरेक्शन में, इस आगे वाले डायरेक्शन में जा रहा था, इस आगे वाले डायरेक्शन में जा रहा था, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी m इंटू वेलोसिटी इज vx, दैट इज पॉजिटिव x। तो किसके साथ टकराया, वॉल के साथ टकराया। वॉल ने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया और वो फिर से पीछे चला गया। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, m और vx वेलोसिटी होगी माइनस vx, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन मोमेंटम that is delta p can be written as final momentum minus initial momentum फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी एक्स। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी एक्स। तो ये कितना हुआ, -2mvx। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है, -2mvx। यानी मोमेंटम पर कोलिजन, क्या कहा यहाँ पे इस केस के अंदर, मोमेंटम पर कोलिजन, एक कोलिजन में एक पॉइंट मास के एक कोलिजन में कितना मोमेंटम लग रहा है, 2mvx। कितना मोमेंटम लग रहा है, 2mvx। यानी इतना मोमेंटम उसने वॉल्स को डिलीवर किया है। अभी सोचो कि 2mvx यानी जितना मोमेंटम उसने पहले इंसर्ट किया था उससे डबल मोमेंटम वो फिर से छोड़ रहा है। यानी यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की वजह से, एक बार कोलिजन की वजह से वो डबल मोमेंटम हो गया। और यहाँ पे तो बहुत सारे 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, 10⁻23 पार्टिकल्स है। तो इतने सारे पार्टिकल्स ने अगर इन वॉल के साथ इतना ही मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है तो हम लोग को कुछ न कुछ तो फील होना चाहिए, बट हम लोग तो सिंपल टैप भी नहीं फील होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा दैट विल बी, यहाँ पे जो प्रेशर दिखेगा, दैट प्रेशर वी विल मेजर विद द गॉज, and it is nothing but the time average of the sum of all the microscopic impacts distributed on the surface area। कि अभी जो भी हम लोग प्रेशर जो चेंज है वो कैलकुलेट करेंगे गॉज को यूज़ करके, और यहाँ पे एक टाइम एवरेज्ड सिस्टम बनाएंगे। टाइम एवरेज करेंगे किसका, ऑल द माइक्रोस्कोपिक इम्पैक्ट्स का। माइक्रोस्कोपिक ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, ये कि mvx इतना मोमेंटम था जब वो फर्स्टली वॉल को लगा, और बाद में उसको आफ्टर द कोलिजन कितना आया, 2mvx इतना आया। सो दैट्स हाउ द प्रेशर will be calculated। Okay, so
अभी एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है वो धीरे धीरे डिडक्ट करेंगे। हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं कि ऑल दिस, ये जो सारे छोटे छोटे इम्पैक्ट्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मास नहीं, यहाँ बहुत सारे पॉइंट मास है, और इन छोटे छोटे पॉइंट मासेस के वजह से प्रेशर में कैसा बदलाव हो रहा होगा। तो नाउ देखते हैं धीरे धीरे कि एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल की वजह से, एक सिंगल पार्टिकल के वजह से जो मोमेंटम हुआ, तो उसके वजह से फोर्स क्या हो सकता है, उसके वजह से फोर्स क्या होगा। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को निकालना है, तो उससे पहले हम लोग को फोर्स यहाँ पे क्या एग्जर्ट हो रहा होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स एग्जर्ट कितना हो रहा है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड लॉ का यूज कर सकते हैं। ऊपर ही जब पोस्टुलेट डिफाइन कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज तो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि वो कितना है 2mvx, बट यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ही शायद 2mvx है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, दैट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू हैपन दिस मोमेंटम ट्रांसफर। तो कितना, क्या क्या कैसे निकालेंगे, सिंपली x इज इक्वल टू vt। x इज व्हाट, इट इज द लेंथ, दैट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, यानी कितना, पूरा एक लेंथ ट्रैवल किया, फिर से इधर गया, इक्वलेंट अपोजिट फोर्स दिया तो फिर से उधर गया, यानी पहले L डिस्टेंस कवर किया, यानी पहले कितना L डिस्टेंस कवर किया, और बाद में भी कितना किया L डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना था 2L, और वेलोसिटी कितनी है vx, which is to happen all this motion। और यहाँ पे टाइम कितना होगा, ऑब्वियसली चेंज इन टाइम है, एंड इज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई vx। चलिए फोर्स के फॉर्मूले में लग देते हैं, F इज इक्वल टू 2mvx डिवाइडेड बाई 2L बाई vx। अभी देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये vx यहाँ पे है तो ये ऊपर चला गया, यानी mvx स्क्वायर बाय L, mvx स्क्वायर बाय L, ये क्या आ गया फोर्स। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी फोर्स भी पता चल गया, दैट इज mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइम एवरेज ले रहे हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के ये माइक्रोस्टेट्स के जो इम्पैक्ट्स है वो इस वॉल के सरफेस पे हो रहे हैं। अब इस क्यूब के सरफेसेस पे हो रहे हैं, यानी वॉल्स पे हो रहे हैं, और इस वॉल का जो एरिया है वो कितना होगा, ऑब्वियसली क्यूब के वॉल का एरिया होता है ऑलवेज L स्क्वायर, विच इज इक्वल टू mvx स्क्वायर बाय L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, विच इज नथिंग बट mvx स्क्वायर बाय L क्यूब। इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। सो क्या हो गया, ये m बाय L क्यूब vx स्क्वायर। अभी L क्यूब क्या है, L क्यूब यहाँ पे क्यूब दिया है, L क्यूब विल बी ऑब्वियसली द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज m बाय v, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब vx स्क्वायर, विच इज इक्वल टू p, which is equal to p, which is equal to p। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, vx is the velocity of that particular point mass, vx is the velocity of the particular point mass, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है एक ही मास की है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट मास की है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये पॉइंट मास एक ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाला, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस है, जैसे कि vx1 है, vx2 है, ये पॉइंट मास 2 है, उसकी वेलोसिटी vx1 है, पॉइंट मास 1 की वेलोसिटी vx1 है, पॉइंट मास 2 की vx2 है, ऐसे n नंबर ऑफ है, यानी ये vxn हो गए।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग एवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया Vx1 Vx2 Vx3, और यहाँ पे क्या है इस Vx² है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, टाइम एवरेज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एवरेज कर रहे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या कि Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस Vx3 का स्क्वायर, और यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय n। तो ये एवरेज ही तो हुआ, ये क्या हुआ, एवरेज ही तो हुआ। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि मीन Vx² इज इक्वल टू दिस मच। तो अगर इस प्रेशर को P इज इक्वल टू मैं लिखूँ mv, ये एक पॉइंट मास के लिए नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट मासेस के लिए है। तो मैं लिख सकती हूँ Vx1² Vx2² प्लस अप टू सो ऑन Vxn का स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख सकती हूँ। तो साथ ही में मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकती हूँ कि m/v इंटू n, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मीन ऑफ Vx², कि ये जो इतनी सारे माइक्रो पार्टिकल है जो बस x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन सब का मीन। ये ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, मीन वेलोसिटी इन, और ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। वैसे ही यहाँ पे x ही थोड़ी डायरेक्शन है, वैसे ही यहाँ पे y भी डायरेक्शन है, वैसे ही यहाँ पे z भी डायरेक्शन है। और हम लोग ने जो मोशन है, हम लोग की जो मोशन है वो कौन सी कंसिडर करी थी, आइसोट्रोपिक मोशन कंसिडर करी थी, यानी सारे डायरेक्शन में कुछ इसी तरह की मोशन हो रही थी, यानी जो एवरेज कुछ इसी तरह का मैकेनिक्स जो है y डायरेक्शन में भी होगा, इसी तरह का मैकेनिक्स जो है वो z डायरेक्शन में भी होगा। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मीन वेलोसिटी तीनों भी डायरेक्शन में ऑब्वियसली सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाई है आइसोट्रोपिक वाली, यानी Vx² इज इक्वल टू Vy² इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ Vz²। सारे मीन इन ऑल द डायरेक्शन वो क्या होंगे, इक्वल। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ क्या, पूरे सिस्टम की एक मीन वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। हाँ, पूरे सिस्टम की एक मीन वेलोसिटी निकाल सकती हूँ और उसको बोल सकती हूँ v का स्क्वायर। और इस तरीके से टोटल मीन वेलोसिटी, ये क्या होगी, टोटल मीन वेलोसिटी कैसे होगी, टोटल मीन वेलोसिटी को कैसे लिख सकेंगे कि कुछ x डायरेक्शन के जो वेलोसिटी थी प्लस कुछ z डायरेक्शन की थी प्लस कुछ कुछ x डायरेक्शन की थी, कुछ y डायरेक्शन की थी, कुछ z डायरेक्शन की थी। अब ये तीनों भी मीन वेलोसिटीज कैसी है, इक्वल। यानी मैं इसके जगह पे Vx लिख सकती हूँ, यहाँ पे Vx लिख सकती हूँ, यानी Vx का स्क्वायर ही है, ये भी क्या है Vx का स्क्वायर, यानी 1 + 1 + 1 यानी 3 एवरेज वैल्यू ऑफ Vx का स्क्वायर, यानी Vx का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/3 एवरेज मीन वेलोसिटी v²। यानी कुछ इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को इस प्रेशर वाले इक्वेशन में लिख सकती हूँ, दैट इज P इज इक्वल टू m/v इंटू n इंटू 1/3 मीन वेलोसिटी दैट इज v², मीन वेलोसिटी। ओके, सो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं अगर थोड़ा सा रीराइट करना चाहूँ, दैट इज 1/3 m/v को मैं डेंसिटी लिख सकती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, दैट इज इंटू n इंटू v²। This is the equation. This is the equation of pressure in a three-dimensional isotropic system. In a three-dimensional isotropic system. अभी इस इक्वेशन को हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस v को इधर भेज दिया, तो ये क्या हुआ, PV इज इक्वल टू m n
बाय 3 v स्क्वायर, कुछ इस तरीके का भी हो गया। सिमिलरली मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल टू 1/3 n m v RMS का स्क्वायर। v RMS इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज v RMS इज व्हाट? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और हम लोग इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1/3 रो v RMS स्क्वायर ऑल्सो, v RMS स्क्वायर ऑल्सो। सो इस तरीके के कुछ हम लोग टर्म्स लिख सकते हैं। एंड दिस डेंसिटी is the normal density and this rho is the n m divided by v, which is the number density. Okay, so इस तरीके के से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है हमारे पास, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 ऊपर का ही लेंगे, PV इक्वल टू 1/3 m n v का स्क्वायर, दैट इज मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज PV इज इक्वल टू NKT। PV इज इक्वल टू NKT। अभी NK क्या है? N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, and what is number of particles, and what is K? K is the Boltzmann constant। तो अगर मैं इस PV को और इस PV को इक्वेट कर दूँ तो दैट इज NKT इज इक्वल टू 1/3 m n मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। सो नाउ n क्या हो गया? कैंसिल। तो अभी बचता क्या है? अगर मैं देख सक रही हूँ तो m मीन वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 को इधर लेके गए तो इट इज 3kT। अगर मैं दोनों साइड से हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। यानी यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है? व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर? इट इज अ काइनेटिक एनर्जी, it is a kinetic energy of the point masses is equal to 3/2 kT। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि हमने इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट मासेस है कि कौन सा पॉइंट मास किस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी वो पजेस कर रहा है, उसका रिलेशन हमने किससे निकाला? टेम्परेचर से, विच इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी जो पॉइंट मास की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी का रिलेशन हमने किसके साथ लगाया है? हमने लगाया है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ। यानी वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमने टेम्परेचर के साथ लगाया। तो वो कैसा है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। यानी यू कैन से कि यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट हो, हम लोग ने यहाँ पॉइंट मासेस कंसिडर किए, मास अगर कांस्टेंट हो, k इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, 1/2 and 3/2 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर, दैट इज
एवरेज वेलोसिटी ऑफ वी स्क्वायर, यानी जितना अगर आप ये कोई कंटेनर कंसिडर करो, इसमें अगर आपने कितना टेम्परेचर दिया, अगर आपने टेम्परेचर कोई भी दिया तो एक टेम्परेचर देने के वजह से यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है इनकी वेलोसिटी इतनी रैपिडली बढ़ेगी, यानी वी एक्स का स्क्वायर, यानी वी एक्स का स्क्वायर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी वेलोसिटी रैपिडली बढ़ेगी, उतने मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मचेगी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। और जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स की चुलबुलाहट, रैंडम मोशन और एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कम होगी, मॉलिक्यूल्स स्टेबल शांत रहेंगे जैसे टेम्परेचर कम होगा। सो इस तरीके से आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देख सकते हो। और इस थ्योरी ने माइक्रो प्रॉपर्टी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मासेस को रिलेट किया है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पे हम लोग आगे चल के एक ग्राफ भी बनाएंगे, उसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम समझते हैं कि ये जो रिलेशन है ना, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी है उस डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की उसका ग्राफ निकाला विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, तो कुछ एक टाइप का ग्राफ आता है और गॉसियन ग्राफ आता है। और उस गॉसियन ग्राफ में अगर हम लोग समझेंगे तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी, एक 3 टाइप के वेलोसिटी के कुछ एक नियम हम लोग को, 3 टाइप की वेलोसिटीज़ हम लोग को उस ग्राफ के माध्यम से देखने मिलती है। और वो जो वेलोसिटीज़ है वी आर एम एस और वी एम पी, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और ये मीन वेलोसिटी, 3 टाइप की जो वेलोसिटीज़ हम लोग स्टडी करते हैं इससे। और यहाँ पे सारी मीन के बारे में बात करेंगे, यानी हम लोग उस पर्टिकुलर जो भी सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे उसके माइक्रो स्टेट्स का हम लोग एक एवरेज बिहेवियर के बारे में उस ग्राफ को देखते ही उस सिस्टम के एवरेज बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसमें आगे देखने वाले हैं कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, यानी ऑक्सीजन का ही गैस पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट हो, यानी बस हाइड्रोजन के, यानी मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स रोटेट कर सकते हैं क्या, वाइब्रेट कर सकते हैं क्या, और वो किस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन कैसे कर सकते हैं, यानी वो बस XYZ डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं क्या, अगर X डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो वहाँ रोटेट भी कर सकते हैं क्या, वहाँ वाइब्रेट भी कर सकते हैं क्या। तो इस तरीके के मोशन से भी इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किस तरीके से चेंजेस होंगे और हम इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन कुछ सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लेट्स मीट